दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। एक नई क्राइम के कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवेंद्र फिजियो सफ़र पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, व्यक्ति जब भी कोई गुनाह करता है तो उसके पीछे कोई न कोई मकसद और गंभीर मकसद छिपा होता है। एक कहानी भी कुछ ऐसी है कि अपने मकसद को पाने के लिए एक महिला एक ऐसी घटना को अंजाम देती है कि वो अपने नवविवाहित पति की हत्या करवाने में भी संकोच नहीं करती, और वो हत्या अपने नवविवाहित पति की करवा देती है। दोस्तों, और पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी उस नवविवाहित पत्नी से, तो लोग उस पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे थे, जबकि पुलिस का पूरा शक उसकी पत्नी पे ही था। इसलिए था क्योंकि पुलिस कहीं न कहीं ये समझ चुकी थी जो इस घटना के पीछे मुख्य उद्देश्य है वो इस नवविवाहित पत्नी का है। दोस्तों, कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर का एक कस्बा है औंध के नाम से। वहाँ एक व्यक्ति होता है, नाम होता है आनंद कांबले। 20 मई 2018 को उसकी शादी होती है। पत्नी का नाम होता है दीक्षा ओवल। शादी धूमधाम से होती है। दीक्षा अपनी ससुराल में बड़ी धूमधाम से आती है। जो आनंद कांबले होता है वो भी सुंदर होता है, और जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम दीक्षा होता है वो अति ज़्यादा सुंदर होती है। जो भी देखता है कहता है वाह, भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है। लेकिन क्या जोड़ी बनाई है आपको कहानी के अंत में पता लगेगा। होता क्या है, जब वो अपनी ससुराल आ जाती है, मतलब लड़की जो पत्नी है उसकी नवविवाहित, वो अपनी जब ससुराल मतलब आनंद के घर आ जाती है तो सब हंसी खुशी सब हो रहा था। शाम होती है, तैयारियां होती है सुहागरात की, सारी तैयारियां चल रही थी। इसी बीच में क्या होता है, वो मजाक में अपने पति मतलब आनंद से एक डिमांड करती है कि हम सुहागरात जब भी मनाएंगे, हम एक गेम खेलते हैं। गेम वो ये है कि जब हम सुहागरात जब भी मनाएंगे जब हम कहीं ना कहीं हनीमून पे जाएंगे। क्योंकि पत्नी सुंदर थी, वो पत्नी से प्यार भी करने लगा था अच्छे से, तो वो अपनी पत्नी की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और सुहागरात या कोई भी संबंध अपनी पति से नहीं बनाता है। 5-6 दिन 7-8 दिन बड़े ही प्यारपूर्वक रहते हैं। क्योंकि आनंद ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, मिडिल क्लास था। उसकी एक शॉप थी जो नंबर प्लेटें वगैरह डिजाइन करते हैं, उस चीज़ की एक शॉप थी, ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। तो उसे थोड़ा व्यवस्था करने में टाइम लगता है, और वो अपने दोस्त राजेंद्र के साथ महाबालेश्वर पंच नदी जाने की या घूमने की तैयारी करता है। क्योंकि ये डिमांड भी उसकी पत्नी ने ही करी थी कि हम महाबालेश्वर या पंच नदी चलेंगे। एक्चुअल में वो जो आनंद होता है वो इसलिए भी तैयार हो जाता है, कहीं न कहीं यहाँ का बजट ज़्यादा नहीं था, तो वो कहता है कि हाँ इतना तो अपना बजट है और यहाँ चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अपने राजेंद्र को सारी बात बताता है। राजेंद्र गाड़ी की व्यवस्था करता है, अपनी पत्नी को तैयार करता है। राजेंद्र की पत्नी का नाम कल्याणी होता है, और राजेंद्र की पत्नी कल्याणी आनंद और आनंद की नवविवाहित पत्नी दीक्षा 2 जून 2018 को लगभग 1 बजे मतलब 11-12 बजे चलते हैं, और 120 किलोमीटर दूरी पर लगभग 1 बजे की घटना है। ये जत्था की पहाड़ियों में पहुंचते हैं। वहाँ जत्था पथरानी की पहाड़ियों के आसपास पहुंचते हैं। तभी होता क्या है, दीक्षा को उल्टी सी लगती हैं, और वो राजेंद्र से कहती है भैया गाड़ी साइड में लगा लीजिए, मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही है। राजेंद्र कहता है कोई बात नहीं,
गाड़ी को साइड में लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ियों में रास्ता आपको पता ही सकरा होता है। तो फिर वो आने जाने को दिक्कत हो तो बिल्कुल वो साइड से सटा के गाड़ी लगा देता है और अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा रहता है। और जो दीक्षा होती है और उसका पति बाहर घूमने लगते हैं। घूमते इसलिए घूमते हैं कि जो उल्टी उसे लग रही हैं वो कहीं ना कहीं उल्टी, थोड़ा हवा लगे, वातावरण चेंज हो और वो उसकी उल्टी बंद हो जाए। वो गाड़ी से लगभग 50-60 मीटर दूर जाते हैं। तब तक कि इधर क्या होता है, राजेंद्र की पत्नी कल्याणी राजेंद्र से कहती है, हम लोग भी क्यों ना गाड़ी से उतरकर इन हसीन पहाड़ियों में सेल्फी वगैरह ले लें, अपना भी तो कुछ अच्छा हो जाए। इतने में राजेंद्र कुछ गाड़ी से बैठे बैठे ऐसी चीज़ें देखता है कि घबरा सा जाता है। वो देखता है कि एक बाइक आती है जिसमें दो लोग हथियार के सहित जो आनंद की पत्नी है उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक बाइक और आती है और वो भी आनंद की पत्नी यानी दीक्षा से बातें करने लगते हैं और दीक्षा से ज्वेलरी वगैरह छीनने लगते हैं। और जब आनंद उस चीज़ को रोकता है तभी उस पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ही प्रक्रिया चल रही थी, लगभग 10 मिनट चली। इतने में राजेंद्र घबरा जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, अपनी पत्नी को लेके वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअल में वो भागता नहीं है, वो नज़दीकी कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन ढूंढता है और उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन मिलती है। वो पहुंचता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। जब पहुंचता है, पंचगली थाने में पहुंचता है, तो पंचगली थाने की पुलिस उससे कहती है जहाँ पे घटना हो रही दरअसल वो उनके इलाके में नहीं आता है, आपको दूसरे थाने में जाना पड़ेगा। तो वो भागता भागता बेचारा दूसरे थाने, जिस एरिया में वो जहाँ घटना हो रही थी वो लगता है वहाँ पहुँचता है। इतने में इधर क्या होता है, हमलावर आते हैं, ज्वेलरी वगैरह लूटते हैं और धारदार हथियार से आनंद को लहूलुहान कर देते हैं और लगभग वो इस स्थिति में छोड़ देते हैं कि आनंद मर गया है। फिर जो इसकी पत्नी होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कई सारे लोग आते हैं तो इन लोगों को लोग फिर अनुभव करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं। तो आनंद को लेके लोग पास के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल का नाम होता है सतारा होटल में पहुंचते हैं, तब तक कि डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ी देर पहले आते तो शायद इसकी जान कहीं ना कहीं बच जाती, पर अब ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या होता है, इधर चूँकि आनंद का जो दोस्त होता है जिसका नाम राजेंद्र होता, वो तब तक कि वो जो उस एरिया में थाना पुलिस स्टेशन लगती है वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ की पुलिस लेके वो पुलिस और आनंद का दोस्त राजेंद्र उस सतारा हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि आनंद की डेथ हो गई। तो बेचारा बहुत अपने आप में ग्लानि फील करता है। लेकिन जो आनंद की पत्नी होती है दीक्षा, वो कहती है कि जो हमारे पति के दोस्त हैं इन्होंने मेरे पति को मरवा दिया, यद्यपि ये कहीं जाते ना तो हमारे पति की हत्या ना होती। अब सस्पेक्टेड हो गए आनंद का दोस्त यानी कि राजेंद्र और उसकी पत्नी। पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करती है, बहुत सारी की सारी चीज़ें सही बताता है। पुलिस थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती तब भी वो सही बताता क्योंकि वो वास्तविक में सही था। पर जो रिश्तेदार थे, लोग थे, वो उस पर ही शक कर रहे थे। पर पुलिस भी उस पुलिस को जो इसका दोस्त होता है आनंद का, उस पर भरोसा हो जाता है। और पुलिस क्या करती है, सब कुछ कहते हैं कि इसका दोस्त दोषी है, पर पुलिस दोस्त को दोषी नहीं मानती है और फिर कड़ाई से पूछताछ करती है आनंद की पत्नी से। अब लोग ये सोच रहे थे कि दोस्त ऐसा काम दोस्त ही कर सकता है, क्योंकि नवविवाहित पत्नी, इसको क्या पता कुछ भी मतलब कैसे कर सकती है, दोस्त ही कर सकता, दोस्त को ही पुलिस पूछताछ नहीं कर रही।
कड़ाई से। अब थोड़ी बहुत पूछताछ करी, अब बंद कर दिया। पर होता क्या है, पुलिस इस बीच में आनंद की और आनंद की पत्नी की CDR निकलवा लेती है। जब CDR निकलवाती है तो आनंद के पास, मतलब आनंद की CDR में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आनंद पे कुछ छानबीन की जाए। पर जो आनंद की पत्नी होती उसकी CDR में ऐसा निकलता है कि उसके नंबर से, व्हाट्सएप नंबर पे लाइव लोकेशन शेयर की गई। अब पुलिस आनंद की पत्नी से कहती है कि आपने लाइव लोकेशन क्यों शेयर करी। वो कहती नहीं नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। पर पुलिस एक क्वेश्चन ही बार बार करती कि ये आपने लाइव लोकेशन क्यों किसी को शेयर करी। वो उस चीज़ का सही से जवाब नहीं दे पाती है। इतने में पुलिस को एक नंबर मिलता है। वो नंबर था जिससे आनंद की पत्नी की कई साल से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। वो नंबर था एक निखिल व्यक्ति के नाम का, जो कि अरबपति था, बिल्डर था। और पता लगता है कि जो आनंद की पत्नी है और निखिल मालेकर जो कि बिल्डर है, उसका आपस में प्रेम संबंध कई सालों से था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, अवैध संबंध बनाए रखे थे। जब दीक्षा अपने परिवार वालों को बताती है तो दीक्षा के परिवार वाले कहते हैं कि हम अपनी शादी, तुम्हारी शादी लव मैरिज नहीं कर सकते, तुम्हें अरेंज ही मैरिज करनी पड़ेगी। और फिर दीक्षा के परिवार वाले कहीं न कहीं आनंद के साथ उसकी शादी कर देते हैं ढूंढ ढांड के। पर शादी के दिन निखिल उसके घर आता है और कहता है कि अब हमारा क्या होगा, मैं तो घुट घुट के मरूंगा। इतने में क्या होता है, वो कहती है कि तुम चिंता ना करो, हम अपने परिवार वालों की बात मान रहे हैं, पर एक हमने ऐसी प्लानिंग की है जिसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ना तो हम किसी के साथ संबंध बनाएं, शादी भले ही हो रही पर हम संबंध नहीं बनाएंगे, ऐसी एक हमने कहानी बनाई है। और हम जल्द ही परिवार वालों की मन की हो जाएगी, फिर जब ऐसा हो जाएगा फिर परिवार वाले कहीं ना कहीं हमें तुमसे मिला देंगे। तो वो भी कहता हाँ भाई ये तो बढ़िया तरीका है, ये सही रहेगा। क्योंकि वो निखिल मालेकर था, बहुत पैसे वाला था, बिल्डर था, तो वो दीक्षा की बनाई हुई कहानी में सहयोग करता है और पैसा लगाता है, कि किराए के गुंडे लाता है। और वो जो स्क्रिप्ट दीक्षा ने लिखी थी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करता है, और दीक्षा भी उस चीज़ को फॉलो करती है। शादी के बाद सुहागरात नहीं मनाती है और वो इस चीज़ पे टाल देती है कि वो हनीमून पे जाएगी, मत तभी सुहागरात मनाएगी। हनीमून पे जाएगी, गुंडे आएंगे, पति को मार देंगे, हम अपने प्रेमी के साथ चले जाएंगे। दोस्तों ये सब हो क्यों रहा था, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह थी लालच। क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारा जो पति है वो ऐसा पैसे वाला नहीं है, हमारा प्रेमी है वो बहुत पैसे वाला, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। वो एक मिडिल क्लास, जो एक बिल्डर कर सकता है वो मिडिल क्लास कहाँ से कर सकता है। उसके दिमाग में शादी के बाद कहीं ना कहीं चल रहा था, नहीं तो वो शादी के बाद अपने आप को बदलने की कोशिश करती। उसने अपने आप को नहीं बदला। अपने पति की हत्या की साजिश रचने में वो पूरी तरीके से दोषी थी। उसका दोस्त यानी कि बॉयफ्रेंड निखिल मालेकर भी दोषी था, और 4 वो गुंडे जिसने उसकी हत्या करी थी, वो 4 के 4 पुलिस दीक्षा के बॉयफ्रेंड और उन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी का एक तात्पर्य ये है कि आदमी लालच में कुछ भी कर सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए देवेंद्र